रेने और जॉश अपने 3 छोटे बच्चों डाल्टन, फॉस्टर और केली के साथ हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक शाम वो दोनों फॉस्टर और केली के साथ लिविंग रूम में खेल रहे थे। वहीं उनका सबसे बड़ा बेटा डाल्टन ऊपर अकेला सीढ़ियों पर खेल रहा था। तभी डाल्टन के पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। डाल्टन बड़ी ही जिज्ञासा से उस कमरे में प्रवेश कर गया। उस कमरे में काफी अंधेरा था। डाल्टन ने वहां लगे बल्ब को जलाने की सोची, लेकिन उस बल्ब का स्विच काफी ऊपर लगा था। डाल्टन पास ही रखी सीढ़ी पर चढ़कर उस स्विच तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सीढ़ी का एक पैर टूट गया और डाल्टन धड़ाम से नीचे आ गिरा। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। तभी उसे उसके पीछे अंधेरे से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। डाल्टन ने जब आवाज की दिशा में देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। डाल्टन की चीख सुनकर जॉश और रेने भागते हुए ऊपर आ गए। उन्होंने देखा कि डाल्टन वहां बैठा रो रहा था। उन्होंने जब टूटी सीढ़ी देखी तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर डाल्टन सीढ़ी से गिरने की वजह से रो रहा है। जॉश और रेने डाल्टन को उठाकर नीचे ले गए और उसे सुला दिया। अगली सुबह स्कूल जाने का वक्त हो रहा था, पर डाल्टन अभी तक नीचे नहीं आया था। जॉश डाल्टन को जगाने उसके कमरे में गया, पर जॉश के जोर से पुकारने पर भी डाल्टन बेसुध पड़ा था। अब जॉश को डर लगने लगा। उसने डाल्टन को हिलाकर जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डाल्टन ने आंखें नहीं खोली। रेने और जॉश तुरंत डाल्टन को हॉस्पिटल ले गए। डाल्टन की जांच के बाद डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने जॉश और रेने से कहा, देखिए डाल्टन दरअसल कोमा में है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ब्रेन बिल्कुल सही सलामत है। सारे स्कैन नॉर्मल आए हैं। डाल्टन के कोमा में जाने की कोई भी वजह समझ नहीं आ रही है। इतना बताकर डॉक्टर वहां से चले गए। रेने और जॉश मजबूर निगाहों से बस देखते ही रह गए। डाल्टन को कोमा में गए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक उसमें कोई भी सुधार नहीं आया था। डाल्टन को घर में ही शिफ्ट कर दिया गया था और रेने घर से ही डाल्टन की देखभाल कर रही थी। एक दोपहर घर के काम खत्म कर रेने पियानो पर प्रैक्टिस कर रही थी। उसने केली को ऊपर के कमरे में सुला दिया था और उसके पालने पे एक वॉकी टॉकी भी लगा दिया था, ताकि अगर केली जाग जाए तो उसे अपने पास रखे दूसरे वॉकी टॉकी से उसकी आवाज सुनाई दे। वो पियानो की धुन में खो ही गई थी कि उसे वॉकी टॉकी पर अजीब सी घुटी हुई आवाज सुनाई देने लगी। रेने उस आवाज को ध्यान से सुनने लगी कि तभी अचानक रेने को वॉकी टॉकी से एक तेज और डरावनी आवाज सुनाई दी, वो शरीर मुझे दे दो मुझे अभी। इसके बाद केली के जोर से रोने की आवाज आने लगी। रेने दौड़कर ऊपर उसके कमरे में गई, जहां केली बहुत डरी हुई थी और लगातार रोए जा रही थी। रेने ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। रेने भी अंदर ही अंदर डर गई थी। रात के वक्त रेने अपने दूसरे बेटे फॉस्टर के कमरे में आई। फॉस्टर डाल्टन के कमरे की तरफ देखते हुए परेशान सा लेटा था। डाल्टन का कमरा ठीक उसके कमरे के सामने ही था। रेने ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने डरते हुए रेने से कहा, मॉम क्या मैं रूम चेंज कर सकता हूँ? मुझे डाल्टन से डर लगता है, क्योंकि वो रात भर अपने कमरे में चलता रहता है। रेने को ये बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि डाल्टन तो कोमा में था, वो आखिर कैसे चल सकता था। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद फॉस्टर डाल्टन को बहुत मिस कर रहा है और इसी वजह से वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। रेने के जाने के कुछ देर बाद फॉस्टर उठकर अपने कमरे का दरवाजा लगाने लगा। उसके दरवाजे से उसे डाल्टन अपने कमरे में बेहोश लेटा हुआ दिख रहा था, पर दरवाजा लगाते ही डाल्टन के कमरे से चलने की आवाज आने लगी, जो फॉस्टर के कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी, जिससे फॉस्टर डरकर अपने बिस्तर में घुस गया। इधर रेने और जॉश अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। रेने थोड़ी परेशान थी। उसने जॉश को वॉकी टॉकी वाली घटना के बारे में बताया, लेकिन जॉश ने कहा कि ये बस मामूली सा इंटरफेरेंस होगा जो उसे वॉकी टॉकी पर सुनाई दिया, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी उन्हें मेन डोर पर जोरों से नॉक करने की आवाज सुनाई दी। जॉश तुरंत नीचे गया और लिविंग रूम की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जॉश ने दरवाजा लॉक किया और सिक्योरिटी अलार्म ऑन करने के बाद वापस आने लगा। दूसरी तरफ रेने को केली के रोने की आवाज आई। रेने उठकर तुरंत केली के कमरे की तरफ गई, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे झटका लगा। खौफनाक चेहरे वाला काले कपड़े पहने एक शख्स पालने के पास खड़ा था। रेने की चीख निकल गई। उसने जॉश को पुकारा, लेकिन जब तक जॉश उसके कमरे में आया तब तक वो शख्स गायब हो चुका था। जॉश ने कमरे में हर जगह तलाशा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे पे लगा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। जॉश ने रेने से कहा, रेने जल्दी से केली और फॉस्टर को लेकर डाल्टन के कमरे में जाओ, मैं नीचे देखता हूँ। जॉश ने ऊपर से ही लिविंग रूम में देखा तो मेन डोर पूरी तरह से खुला था, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा हो।
रेने अब तक बच्चों को लेकर डाल्टन के रूम में जा चुकी थी। जॉश सावधानी से नीचे उतरा और मेन डोर लगाकर सिक्योरिटी अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद उसने बड़ी सावधानी से पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तभी फिर से सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। जॉश ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि मेन डोर फिर से खुला था, जैसे अभी अभी कोई घर से बाहर निकला हो। जॉश ने आकर फिर से मेन डोर और सिक्योरिटी अलार्म बंद किया। उसे लगा कि कोई चोर उनके घर में घुसा होगा और उन्हें जगह देख भाग गया होगा। अगली रात सावधानी बरतने के लिए जॉश लिविंग रूम में ही सो गया। आधी रात को किसी आवाज से रेने की नींद खुल गई। तभी उसे खिड़की के बाहर एक काला साया गुजरता दिखा। उसके बाद वो तेजी से आने जाने लगा और अचानक से वो कमरे के अंदर आ गया। ये साया वही शख्स था जो उस दिन केली के कमरे में दिखा था। अंदर आते ही वो रेने के ऊपर झपटा। रेने की चीख सुनकर जॉश तुरंत लिविंग रूम से ऊपर आया, लेकिन इस बार भी वो आदमी गायब हो चुका था। उसने खिड़की जाकर चेक की तो वो अच्छे से लॉक थी। किसी का अंदर आना मुमकिन ही नहीं था। जॉश को लगा कि जरूर रेने को कोई बुरा सपना आया होगा। बहरहाल रेने बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जॉश ने रेने के करीब आकर उसे संभाला। रेने ने रोते हुए कहा, यहाँ से चलो जॉश, ये घर हॉन्टेड है। मुझे इस घर में नहीं रहना है, एक पल के लिए भी नहीं। हालांकि जॉश को भूत प्रेतों पे यकीन नहीं था, लेकिन रेने की ऐसी हालत देखकर जॉश ने उसकी ये बात मान ली और अगले ही दिन घर कहीं और शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग में उनकी मदद करने जॉश की माँ लॉरेन भी आई थी। दोपहर को रेने घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। वो कचरा फेंकने जब बाहर गई तो खिड़की से उसे घर के अंदर एक लड़का दिखाई दिया। उस लड़के ने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उसकी स्किन किसी मुर्दे की तरह सफेद थी। अगले ही पल वो लड़का वहां से गायब हो गया। रेने समझ गई कि उन शैतानों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। वो बुरी तरह से डर गई। उसने जॉश को घर बुला लिया और उसे सारी बात बताई। उसने अपनी बात खत्म की ही थी कि डाल्टन के रूम से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। सभी दौड़कर डाल्टन के कमरे के पास पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। जॉश ने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा डरावना और चौंकाने वाला था। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। डाल्टन भी जमीन पर गिरा हुआ था और बेडशीट पर खून से सने पंजों के निशान थे। रेने डर और घबराहट में चिल्लाने लगी, जॉश कुछ करो वरना हम अपने बेटे को खो देंगे। तभी लॉरेन ने जॉश से कहा कि कोई है जो इस मुसीबत से उन्हें निजात दिला सकती है। अगली सुबह एलिस नाम की एक औरत अपने 2 असिस्टेंट स्पेक्स और टकर के साथ उनके घर आई। एलिस ने बताया कि वो एक साइकिक है, यानी कि वो भूत प्रेत और आत्माओं से संपर्क कर सकती है। एलिस लॉरेन की पुरानी दोस्त थी और लॉरेन के ही कहने पर यहाँ आई थी। एलिस ने जॉश को बताया कि जब वो छोटा था तब वो उससे एक बार मिली थी। हालांकि जॉश को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। थोड़ी बातचीत के बाद एलिस घर का मुआयना करने लगी। घर में अब बस जॉश, रेने और डाल्टन ही थे। फॉस्टर और केली को लॉरेन अपने साथ अपने घर ले गई थी ताकि वे दोनों इन घटनाओं से दूर रहें। एलिस घूमते हुए डाल्टन के कमरे में गई। उसने अपने असिस्टेंट स्पेक्स को ड्राइंग बुक रेडी रखने के लिए कहा। तभी एक खौफनाक गुर्राहट ने एलिस का ध्यान ऊपर एक अंधेरे कोने की तरफ खींचा। वहां देखते ही एलिस की आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने तुरंत स्पेक्स को बुलाया और ड्राइंग बनाने के लिए कहा। वहां जो कुछ भी था बस एलिस ही उसे देख पा रही थी। वो जो कुछ भी देख रही थी उसे डिस्क्राइब कर रही थी, जिसके आधार पर स्पेक्स ड्राइंग बना रहा था। रेने से रहा नहीं गया और उसने जाकर वो ड्राइंग देखी तो उसका दिल दहल उठा। वो किसी शैतान की ड्राइंग थी जिसका चेहरा खून सा लाल था और पूरा शरीर काले रंग का था और उसकी उंगलियां लंबी और पैनी थी। कुछ देर बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। एलिस ने जॉश और रेने से कहा, पता नहीं तुम दोनों ये सुनने के लिए तैयार हो या नहीं, लेकिन वक्त कम है और तुम दोनों को सच्चाई बताना जरूरी है। एलिस ने आगे बताया, आपका बेटा डाल्टन कोमा में नहीं है बल्कि किसी और दुनिया में है। दरअसल कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा के जरिए कहीं भी घूम सकते हैं। इस एबिलिटी को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है और आपका बेटा डाल्टन एक माहिर एस्ट्रल प्रोजेक्टर है। हालांकि वो ये सब अनजाने में कर रहा था। हर रोज जब वो नींद में होता था तब वो अपने शरीर को छोड़कर घूमने निकल पड़ता था। उसे लगता था कि ये सब एक सपना है, इसलिए वो बिना डरे दूर निकल जाता था। लेकिन इस बार वो इतनी दूर निकल गया कि उसे वापसी का रास्ता ही नहीं मिला और वो गुम हो गया। गुम हो गया? कहाँ गुम हो गया? रेने ने पूछा। जवाब में एलिस ने बताया, एक ऐसी काली अंधेरी दुनिया में जो हमारे आसपास ही है, लेकिन हम जिंदा इंसान उसे देख नहीं सकते। मैं उस दुनिया को द फर्दर कहती हूँ। द फर्दर में उन बुरी आत्माओं का वास है जिन्हें मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली और द फर्दर में वो अनंत काल तक तड़पती हुई घूम रही है।
डाल्टन उसी दुनिया में है। ये सुन जॉश और रेने दंग रह गए। एलिस ने आगे बताया, उन बुरी आत्माओं को पता चल चुका है कि डाल्टन का शरीर उसकी आत्मा के बगैर पड़ा है। इस मौके का फायदा उठाकर वो आत्माएं डाल्टन के शरीर पर कब्जा जमाना चाहती हैं, जिसके लिए वो डाल्टन के शरीर के इर्द गिर्द जमा हो रही है। तुम लोगों को घर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो यही आत्माएं हैं। इनमें से ज्यादातर आत्माओं का मकसद डाल्टन के जरिए वापस इंसानी जिंदगी प्राप्त करना ही है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे शैतान भी हैं जो किसी और ही मकसद से डाल्टन को पोजेस करना चाहते हैं, और वो मकसद है दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। ड्राइंग में दिख रहा ये शैतान उन्हीं में से एक है। ये एक ताकतवर डीमन है। एलिस आगे बोली, हालांकि ये आत्माएं और डीमन आसानी से किसी को पोजेस नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें काफी समय और एनर्जी लगती है, जिस कारण डाल्टन का शरीर अभी तक बचा हुआ है। लेकिन डाल्टन की आत्मा जितनी देर अपने शरीर से दूर रहेगी, उसके शरीर से उसका कनेक्शन उतना ही कम होता जाएगा। फिर बुरी आत्माओं के लिए उसके शरीर पर कब्जा करना उतना ही आसान होगा। इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। रेने तो एलिस की बातों को ध्यान से सुन रही थी, मगर जॉश के लिए इन सब चीजों पे विश्वास करना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि डाल्टन पर ये टोना टोटका करके एलिस उसकी तबीयत और बिगाड़ देगी। इसलिए उसने एलिस को ये सब बंद करके यहाँ से जाने के लिए कहा। एलिस भी बिना कोई विवाद किए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जॉश डाल्टन के कमरे में बैठा था। वो डाल्टन के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, कहाँ हो तुम बेटा? मुझे यकीन है कि तुम मुझे सुन रहे हो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो कोई इशारा करो। तभी सामने दीवार पर टंगी एक ड्राइंग नीचे गिर पड़ी, जो डाल्टन ने कोमा में जाने से पहले बनाई थी। उस ड्राइंग में वही लाल मुंह वाला शैतान खड़ा था। जॉश ने बाकी के ड्राइंग पर गौर किया तो उसमें डाल्टन ने वैसी ही और तस्वीरें बना रखी थी, जिसमें लाल दरवाजा, घोड़ा और शैतान का चेहरा बना हुआ था। साथ ही 2 ड्राइंग में उसने ये भी लिख रखा था कि उसने खुद को सोते हुए देखा और फिर आसमान में उड़ गया। ये सब देखकर जॉश को एलिस की कही गई एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली बातों पर विश्वास हो गया। उसने वापस एलिस को बुला लिया। इस बार लॉरेन भी वहाँ मौजूद थी। एलिस ने लॉरेन को जॉश को वो राज बताने के लिए कहा, जिसे लॉरेन ने अब तक अपने सीने में दबाए रखा था। लॉरेन ने जॉश से कहा, जॉश, मैंने इस सिचुएशन में एलिस को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने उसे बहुत साल पहले भी बुलाया था तुम्हारे लिए। ये सुनकर जॉश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर एलिस ने उसे समझाया कि डाल्टन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन के गुण जॉश से ही आए थे। जॉश भी बचपन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया करता था और द फर्दर में जाया करता था, लेकिन इसी दौरान एक बूढ़ी आत्मा उसके पीछे पड़ गई थी। वो उसके शरीर पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगी। लॉरेन को इसका पता जॉश के बचपन की तस्वीरों से चला था। लॉरेन ने वो तस्वीरें जॉश और रेने को थमा दी। वो तस्वीरें अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर ली गई थी, लेकिन हर एक तस्वीर में एक बूढ़ी औरत को साफ देखा जा सकता था और हर तस्वीर में वो जॉश के करीब आती दिखाई दे रही थी। एलिस ने ही जॉश को उस बूढ़ी आत्मा के चंगुल से छुड़ाने में मदद की थी। एलिस ने अपनी साइकिक शक्तियों से जॉश के एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की एबिलिटी को ब्लॉक करवा दिया और लॉरेन को हिदायत दी कि वो इस पूरी घटना का जिक्र जॉश के सामने कभी न करे, ताकि समय के साथ जॉश इस बात को भूल जाए और अपनी पूरी जिंदगी डर के साथ ना बिताए। इसके बाद एलिस ने जॉश को बताया कि उसके पास अब भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की एबिलिटी है, उसे बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। अब वो ही उस काली दुनिया में जाकर डाल्टन को वापस लेकर आ सकता है। जॉश ने अपने बेटे की खातिर झट से इस बात में हामी भर दी। जॉश को एलिस ने सोफे पर बिठा दिया और उसे मेट्रोनोम की टिक टिक पर ध्यान लगाने को कहा। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो वहीं अपने सोफे पर ही बैठा था। उसे लगा कि एलिस का ये तरीका काम नहीं कर रहा। वो चिढ़कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर पड़ी जहां उसका शरीर अब भी लेटा हुआ था। एलिस वहीं उसके सामने बैठी थी। उसने जॉश से कहा, अब तुम अपने शरीर से बाहर हो, तुम्हें अब द फर्दर में जाना होगा। उसके बाद एलिस और जॉश का शरीर वहां से गायब हो गया। जॉश ने भी वहां रखा लैंप उठाया और डाल्टन की खोज करने उस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जॉश कुछ आगे बढ़ा ही था, तभी उसे एक बच्चे की छाया दिखी। उसे लगा कि वो डाल्टन है, लेकिन जब वो करीब गया तो वो उसके ही बचपन की छाया थी। उस छाया ने उसे एक तरफ जाने का इशारा किया, जैसे वो बता रहा हो कि डाल्टन किस तरफ है। जॉश ने जब उस तरफ देखा तो उसे अपना वही पुराना घर नजर आया जहां डाल्टन सीढ़ियों से गिरा था। वो जब घर के अंदर आया तो उसे लिविंग रूम में कुछ लोग दिखे। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा पेपर पढ़ रहा था और उसकी बीवी वहीं खड़ी कपड़े प्रेस कर रही थी, लेकिन वे लोग किसी मूर्ति की तरह जमे हुए थे।
पर जब जॉश ने सामने खड़ी औरत को नजदीक से जाकर देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। जॉश डरकर पीछे हट गया और डाल्टन को पुकारता हुआ घर के दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे में एक दूसरी लड़की बंदूक लिए बैठी थी। जॉश ने उस लड़की से डाल्टन के बारे में पूछा, पर वो लड़की जवाब देने की बजाय वहां से गायब हो गई। उसके ठीक बाद बाहर लिविंग रूम से गोली चलाने की आवाज आई। जॉश ने जब बाहर जाकर देखा तो उस बंदूक पकड़ी लड़की ने वहां बैठे आदमी, लड़की और औरत को गोली से मार दिया था। दरअसल ये परिवार किसी समय इस घर में रहा करता था और उनके साथ ये भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद उनकी अतृप्त आत्माएं यहाँ अपनी इस बुरी याद को बार बार जी रही थी। उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही डरावने थे। जॉश ने अपने कदम पीछे कर लिए, पर अगले ही पल वे चारों उसके सामने एक साथ खड़े हो गए। उनकी डरावनी मुस्कुराहट से जॉश डर गया और वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। तभी उसके सामने एटिक का दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉश जब एटिक में आया तो उसने सामने लाल रंग का दरवाजा देखा। ये लाल रंग का दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा डाल्टन ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। जॉश सावधानी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने वही काले कपड़े वाला शख्स आ खड़ा हुआ जिसने पहले रेने पे हमला किया था। उसने जॉश पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। इधर इंसानी दुनिया में जॉश का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। रेने और लॉरेन ये देखकर घबरा गए, लेकिन एलिस जानती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। उसने जॉश से कहा, तुम उन्हें हरा सकते हो, तुम उन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम जिंदा हो जॉश, और वो सिर्फ आत्माएं हैं। ये सुनकर जॉश में हिम्मत आ गई और उसने उस शैतान को अपने हाथों से धक्का दे दिया, जिससे वो दूर चला गया। जॉश फिर उस लाल दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर चारों तरफ हल्की लाल रोशनी फैली हुई थी। जॉश ने सामने एक लोहे का घोड़ा देखा। ये घोड़ा वैसा ही था जैसा डाल्टन ने अपनी ड्राइंग में बना रखा था। तभी जॉश को डाल्टन के रोने की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़ने पर जॉश ने देखा कि डाल्टन बैठा रो रहा है और उसके पैर लोहे की जंजीर से बंधे हैं। जॉश को देखते ही डाल्टन को थोड़ी हिम्मत आई। वो जॉश के गले लगकर रोने लगा। जॉश ने डाल्टन से कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जॉश उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी डाल्टन डर के मारे कांपने लगा। डाल्टन ने सामने की तरफ इशारा किया, जहां वो लाल मुंह वाला शैतान अपने लोहे के नाखून तेज कर रहा था। जॉश ने डाल्टन से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम घर जा रहे हैं। पर डाल्टन ने कांपते हुए कहा, डैडी वो हमें देख रहा है। जॉश ने देखा कि उस शैतान को उनकी भनक लग गई थी और वो उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था। उस शैतान ने नीचे आकर जॉश पर हमला कर दिया। मौका मिलते ही डाल्टन वहां से उठकर बाहर भागा। डाल्टन के बाहर निकलते ही जॉश ने भी उस शैतान को चकमा दे दिया और डाल्टन को लेकर वहां से निकल गया। जॉश जब घर से बाहर आया तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जॉश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। तभी जॉश को अतृप्त आत्माओं ने घेर लिया। इधर इंसानी दुनिया में जॉश का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। पूरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। उस कमरे में मौजूद लाइटें एक एक कर फ्यूज होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। एलिस ने कहा, जॉश ने डाल्टन को ढूंढ लिया है, लेकिन उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा। रेने, अब तुम्हें उन्हें पुकारना होगा। रेने ने जॉश को पुकारा और उसे उसकी आवाज को फॉलो करने के लिए कहा। दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया में जॉश और डाल्टन को रेने की आवाज सुनाई देने लगी। जॉश उन अतृप्त आत्माओं को किनारा करते हुए रेने की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। इधर इंसानी दुनिया में सब कुछ शांत हो चुका था। टक्कर ने डरते हुए स्पेक्स को घर चेक करने का इशारा किया। स्पेक्स घर को चेक करते हुए किचन में गया। वहाँ एक ड्रॉअर खुला हुआ था। स्पेक्स ने जब ड्रॉअर बंद करने की कोशिश की, तभी ड्रॉअर के अंदर से एक हाथ ने निकलकर स्पेक्स का हाथ पकड़ लिया। स्पेक्स चीखे मारता हुआ लिविंग रूम में आया और सबको इस बारे में बताया। एलिस ने लॉरेन और स्पेक्स को डाल्टन का रूम चेक करने के लिए कहा। इधर टकर ने जब जाकर किचन फिर से चेक किया तो वहाँ उसने एक आत्मा को खड़े देखा। एलिस ने सबसे चिल्लाकर कहा, वो अतृप्त आत्माएं हमारी दुनिया में घुस रही हैं। अगर जॉश और डाल्टन जल्दी ही उनके शरीर में नहीं लौटे तो इनमें से कोई आत्माएं उनके शरीर पर कब्जा कर लेंगी। चारों तरफ से डरावनी और अतृप्त आत्माएं घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। डाल्टन के कमरे में भी आत्माएं घुसने लगी, लेकिन स्पेक्स और लॉरेन किसी तरह उन्हें दरवाजे पर रोक रहे थे। अब तक जॉश घर के बाहर आ चुका था। रेने की आवाज का पीछा करते हुए जॉश डाल्टन को लिए घर के अंदर घुसा, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था। उसने डाल्टन को अकेले अपने कमरे में जाने के लिए कहा, लेकिन डाल्टन के अकेले पड़ते ही वो लाल मुंह वाला शैतान भी वहां पहुंच गया और उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करने लगा। डाल्टन किसी तरह उससे पीछा छुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ा,
इधर जॉश ने देखा कि खिड़की की दूसरी तरफ वही उसके बचपन वाली बुढ़िया सामने खड़ी है, लेकिन इस बार जॉश नहीं डरा और उसे चिल्लाकर दूर जाने के लिए कहने लगा। कुछ समय तक वो बुढ़िया उसे देख मुस्कुराती रही, लेकिन फिर वो अपने आप ही अंधेरे में गुम हो गई। रेने जोर से जॉश को बुला रही थी और सारी अतृप्त आत्माओं ने जॉश के शरीर को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐन वक्त पर जॉश अपने शरीर में लौट आया और उसने अपनी आंखें खोल ली। दूसरी तरफ डाल्टन को भी होश आ चुका था। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सारी आत्माएं अब गायब हो चुकी थी। इधर लॉरेन डाल्टन को लेकर नीचे आई। अब सबने राहत की सांस ली। रेने जॉश को होश में आया देखकर इमोशनल हो गई। कुछ देर बाद स्पेक्स और टकर बाहर वैन में अपना सारा सामान रख रहे थे। दूसरी तरफ लॉरेन और रेने डाल्टन को खाना खिला रही थी। लिविंग रूम में एलिस और जॉश बातें कर रहे थे। जॉश अपने बचपन की तस्वीरें गौर से चेक कर रहा था। उसने एलिस से कहा, आपने मुझे एक नई दुनिया दिखाई है, इसके लिए थैंक यू। एलिस ने उससे कहा, तुम तो पहले भी वो दुनिया देख चुके हो, याद है ना? इस पर जॉश ने एलिस को जवाब दिया कि वो सब याद ना ही रहे तो बेहतर है। फिर उसने अपनी तस्वीरें उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा कि उसे अब इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। वो तस्वीरें लेते वक्त जैसे ही एलिस ने जॉश को छुआ, उसे कुछ एहसास हुआ और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। एलिस ने तस्वीरें लेने के बाद चुपके से अपना कैमरा उठाया और जॉश की फोटो खींच ली। ऐसा करते ही जॉश गुस्से से चिल्लाने लगा, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मेरी फोटो खींची? अगले ही पल जॉश ने एलिस को दबोच लिया और उसका गला घोंटने लगा। रेने को जब एलिस की चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो लिविंग रूम में आई, लेकिन उसने पाया कि एलिस मर चुकी है और जॉश भी वहाँ मौजूद नहीं है। रेने जॉश को हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। रेने दोबारा लौटकर एलिस के पास आई और उसके पास गिरा हुआ कैमरा उठाया, जिससे एलिस ने जॉश की तस्वीर खींची थी। रेने ने जब उसमें खींची तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए। उसमें जॉश की जगह उसी बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो हमेशा से जॉश के शरीर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जॉश से पहले वो बूढ़ी आत्मा जॉश के शरीर में घुसने में कामयाब हो चुकी थी। तभी पीछे से रेने के कंधे पर जॉश ने हाथ रखा और कहा, रेने मैं यही हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई।